नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 17 सितंबर 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का एक वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूं मैं, उसके पश्चात हेडलाइन को पढ़ेंगे और आज का आर्टिकल वगैरह डिस्कस करेंगे। 71 बीपीएससी को लेकर 20 सितंबर से ग्रुप शुरू हो रहा है। कई सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपको ऐड होना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने से बचिए, कॉल नहीं मैं उठा पाता हूँ, बहुत ज़्यादा कॉल आते हैं। आप मैसेज कीजिए इस पर, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। और टेलीग्राम का भी मैसेज कर सकते हो, उसका भी लिंक रहता है डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी रहता है। 20 सितंबर से शुरू हो रहा है, बेसिक से आंसर राइटिंग होगा। आप कहीं पर कोचिंग भी कर रहे होंगे तो भी आप इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि कोचिंग में आपको आंसर राइटिंग नहीं सिखाया जाता है। आंसर राइटिंग आपको खुद से प्रयास करके सीखना पड़ता है, जिसमें मैं आपको इवैल्यूएट करके आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको सुधार करना चाहिए। डेली इवैल्यूएशन के कारण से धीरे धीरे करके समय के साथ में आपके आंसर राइटिंग में सुधार हो जाएगा। उत्तर लेखन बहुत ज़रूरी होता है कोई भी पद पाने के लिए, बीपीएससी के थ्रू या यूपीएससी के थ्रू, क्योंकि पीटी से आप उत्तर लेखन नहीं सीख सकते हैं। पीटी फैक्ट अलग होता है, उत्तर लेखन अलग होता है। तो जुड़ने के लिए आप बता सकते हैं, मैं आपको ऐड कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन। ओके, देखिए हेडलाइन क्या है। तो ममता बनर्जी जी ने कल एक्शन लिया है, अब उनको बैकफुट पर जा रही हैं। वो प्रदर्शन हो रहे हैं लगातार, उस कॉलेज के बाहर अभी भी स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर ही रहे हैं। और उसके पश्चात उन्होंने पुलिस चीफ को और 2 हेल्थ ऑफिशियल जो थे टॉप के, उनको हटाया है। उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने बोला कि आप प्रदर्शन ख़त्म कर दीजिए, हम आपके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं करेंगे। इसी तरह की चीज़ वहाँ पर चल रही है। ये प्रदर्शन बहुत ही जायज़ है, देश में हर जगह पर इस तरह का प्रदर्शन होना चाहिए था। पता नहीं क्यों केवल कोलकाता में ही हो रहा है, सभी जगहों पर होना चाहिए था। हम बहुत जल्दी इशू को भूल जाते हैं। कितना ब्रूटल हुआ था वो आप समझ ही सकते हैं। 30 दिन में कुछ भी हासिल नहीं हो पाया, लोगों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। सही से जाँच हो रही कि नहीं, इस पर भी कई सारे लोग संदेह जता रहे हैं। तो खैर, ये तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और महिला सुरक्षा से जुड़े हुए इशू पर हम लोग डिटेल में बातचीत पहले ही कर चुके हैं। आज का जो हम लोग मुख्य न्यूज़ डिस्कस करेंगे उसमें कौन कौन से होंगे मैं बता देता हूं। एक वाटर वीक शुरू हो रहा है, राष्ट्रपति महोदया ने कल इसका इनॉग्रेशन किया है, तो ज़रा देखेंगे ये क्या होता है। उसके अलावा डीजी यात्रा पर हम लोग बात करने वाले हैं, डीजी यात्रा को डिटेल में समझेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट होंगे जहां से सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। ओके, तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीटी आपका 17 नवंबर को है, तो ध्यान से पीटी की तैयारी कीजिएगा, जितना हो सके 100% देना है आपको। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डीजी यात्रा के बारे में ये बताया गया है कि डीजी यात्रा जो है आने वाले दिनों में इसका उपयोग बढ़ सकता है। देश में अभी 55 लाख के करीब में डीजी यात्रा के उपयोगकर्ता मौजूद हैं। ऐप है, ये है दरअसल में ऐप है। इसके बारे में पीटी में आपसे पूछा जा सकता है और क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये आपकी यात्रा को आसान बना देता है। यात्रा में लगने वाले समय और जो अलग अलग चेक्स होते हैं उनको आसान बना देता है, जिसके कारण से चर्चा में रहता है। डीजी यात्रा को लेकर कंसर्न भी जाहिर किया गया, क्योंकि इसमें कई सारे तरह के बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिस डेटा को स्टोर किया जाता है। तो इस डेटा को डिलीट करने संबंधी जो प्रावधान है, इसको अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि भारत सरकार क्या इस डेटा को डिलीट कर देगी, या ये अगर हैकर्स के हाथ में लग जाता है तो वो कितना बड़ा इसका नुकसान कर सकते हैं। क्योंकि आईटी जो है मिनिस्ट्री है, उसने कंसर्न भी जाहिर किया है कि अभी इसमें सिक्योरिटी संबंधी चीज़ों को लेकर आपको ध्यान देना चाहिए, जिस पर अभी ध्यान उचित रूप से नहीं दिया गया है। इसका उपयोग बढ़ रहा है और फेस्टिव सीजन होने वाला है, तो यात्रा को लेकर इसका उपयोग और भी बढ़ने की संभावना है। तो ज़रा हम लोग डीजी यात्रा को समझेंगे कि डीजी यात्रा क्या होता है, किस प्रकार से ऐप काम करता है, कब इसको शुरू किया गया था और क्या क्या इसके मुख्य प्रावधान हैं। उसके अलावा आज हम लोग परिशुद्ध खेती जिसको कहा जाता है, जिसको लेकर कल भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है 6000 करोड़ रुपए का, देश में 60,000 से ज़्यादा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए। इस योजना को भी देखेंगे, परिशुद्ध कृषि को, जिसमें हम लोग देखेंगे कृषि में किस तरह की तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो आपको लगेगा हम लोग एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं कि रॉकेट साइंस पढ़ रहे हैं, क्या क्या उपयोग किया जाएगा एग्रीकल्चर में, तो उसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिशुद्ध कृषि को ही देखते हैं, उससे जुड़ा हुआ न्यूज़ देखेंगे, फिर हम लोग डीजी यात्रा पर आएंगे। देखिए न्यूज़ क्या था, गवर्नमेंट प्लान 6000 करोड़ स्कीम टू बूस्ट प्रिसीजन फार्मिंग। अब ये क्या होता है, इसमें कई सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है, जैसे ध्यान से सुनिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद से इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन्स, डेटा एनालिटिक्स, उसके बाद से ज्योग्राफिकल लोकेशन, जीपीएस तकनीक से लेकर और भी कई सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर ना हो गया रॉकेट साइंस, जैसा लगेगा आपको कि भाई क्या है ये,
किसी साइंस फिक्शन जैसा लगेगा, लेकिन ठीक है, ज़रा इसको समझेंगे। भारत सरकार अगले 5 वर्षों में, अब ज़रा फैक्ट सुनिए पीटी से रिलेटेड, 2024-25 से लेकर 2028-29 तक, कब तक, 2028-29 तक के लिए भारत सरकार 5 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए खर्चे करेगी। अभी 6,000 करोड़ रुपए का अनाउंस किया है और 15,000 करोड़ करीब में खर्चे किए जाएंगे और 15,000 एकड़ भी होगा। 15,000 एकड़ देश के ऐसे भूभाग जहां पर अभी 6,000 करोड़ इसके लिए अनाउंस किया गया है। न्यूज़ में कई सारे जगहों पर मैंने देखा कि आने वाले समय में भारत सरकार इसका जो फंडिंग है वो बढ़ाएगी और 15 से 20,000 करोड़ तक ले जाएगी। हालांकि अभी आप 6,000 करोड़ याद रखिएगा, 15,000 एकड़ जो है उतने एरिया पर इस कृषि को अपनाया जाएगा और इसको बढ़ावा देने की बात भी की जा रही है कि ये क्या होता है, ये तकनीक क्या है, किस प्रकार से इसमें चुनौतियां देखने को मिल सकती हैं, किस प्रकार से इसको इम्प्लीमेंट करने से बेनिफिट होगा, इसके इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, किस एरिया में किया जाएगा और भारत सरकार क्यों करने की कोशिश कर रही है। ये जो इतने सारे सवाल हैं, इन सभी का हम लोग उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। ब्लॉकचेन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? थिंग्स का मतलब हो गया सामान्य सी भाषा में सामान, जैसे आपका गीजर हो गया, जैसे आपका जो डिश वॉशर हो गया, जैसे आपका एसी हो गया, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, वॉशिंग मशीन हो गया। इन सभी चीज़ों को जब आप इंटरनेट के थ्रू जोड़ देते हैं ना, तो उसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो 2019 यूपीएससी पीटी का क्वेश्चन है, जिसमें एक बड़ा सा स्टेटमेंट दिया हुआ था और उसमें पूछा हुआ था कि हम किसकी बात कर रहे हैं, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। तो ज़रा हम देखते हैं कि ये प्रिसीजन फार्मिंग होता क्या है और क्यों चर्चा में है, क्यों भारत सरकार इसको बूस्ट करना चाहती है। 6,000 करोड़ रुपए तो ऐसे ही खर्चा नहीं करेगी। तो ज़रा इनको डिटेल में समझते हैं। ओके, इसको हिंदी में कहा जाता है परिशुद्ध कृषि, परिशुद्ध खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिशुद्ध खेती। इंग्लिश में आपसे जब सवाल पूछेगा तो मैंने आपको दिखा ही दिया, हिंदी में पूछेगा परिशुद्ध खेती क्या होता है ना। परिशुद्ध खेती एक दृष्टिकोण है जिसमें पारंपरिक खेती तकनीकों की तुलना में औसत उपज बढ़ाने के लिए इनपुट का सटीक मात्रा में उपयोग किया जाता है। यानी कि जो पारंपरिक तकनीक है जिसमें हम इतना ध्यान नहीं देते हैं हर छोटे छोटे डेटा पर, और जो हम करते आ रहे हैं उसी को करते रहते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर छोटे छोटे माइन्यूट डेटा पर भी ध्यान दिया जाता है और उसके हिसाब से कृषि की जाती है। यह उच्च प्रौद्योगिकी सेंसर का भी उपयोग किया जाता है। विश्लेषण उपकरण का उपयोग करके फसल की पैदावार में सुधार करने का विज्ञान है, जिसी को क्या कहा जाता है? परिशुद्ध कृषि कहा जाता है। परिशुद्ध खेती कई मानदंडों की निगरानी करने, फसल की वृद्धि जैसे मिट्टी की नमी, पीएच आदि। पीएच मतलब क्या हो गया भाई? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन जो होता है, पीएच का किससे क्या निर्धारित होता है उससे? तो इसमें कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना ज़्यादा बेसिक नेचर है उसमें, यही तो डिसाइड होता है कि भाई क्षारीय है या अम्लीय है। संबंधित जानकारी एकत्र करने के कई उन्नत तकनीकों उपकरणों का उपयोग करती है। जानकारी का उपयोग लक्षित हस्तक्षेप के लिए किया जाता है। और ये जब सारा डेटा हमारे पास आ जाता है कि भाई ज़मीन का पीएच क्या है, ज़मीन में नमी कितनी है, कितना इस बार हवा रहने वाली है, यानी कि मौसम संबंधी भी डेटा, कितना हमें बीज उपयोग करना चाहिए, तब हम सटीक तरीके से कृषि करते हैं। उसी को परिशुद्ध कृषि कहा जाता है। परिशुद्ध के रूप में संदर्भित किया क्योंकि यह सही हस्तक्षेप, जैसे फसलों को पानी प्रदान करना, सही जगह पर सही समय पर अलग अलग फसलों और भूमि की अलग अलग क्षेत्रों की विशिष्ट मांग के हिसाब से उनको हर चीज़ देना। जैसे कि मान लीजिए कोई एक भूमि है जिस पर पिछले साल दाल की खेती हुई है, अब इसमें तो नाइट्रोजन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है क्योंकि दाल की खेती हुई है, तो हम उस खेत का में जब सेंसर के द्वारा देखेंगे तो हमें पता चलेगा इसमें यूरिया डालने की आवश्यकता नहीं है, तो हम नहीं डालेंगे। जबकि पारंपरिक पद्धति में क्या होता है कि हर साल ही हम वही उर्वरक यूज करते हैं जो करते आ रहे हैं। तो यही सटीक खेती होती है परिशुद्ध खेती में, जिसमें हम 100% डेटा पर आधारित कृषि करते हैं। लक्षित हस्तक्षेप की सटीक प्रकृति इनपुट के प्रभावकारिता को बेहतर बनाने में मदद करती है और उत्पादन बढ़ाने, श्रम समय को कम करने, उर्वरक सिंचाई प्रक्रियाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब सबसे मुख्य चीज़ होता है कि इसमें किन प्रकार के तकनीकों का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से ऐसे तकनीक हैं जिसका उपयोग हम परिशुद्ध कृषि में करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है जीपीएस। जीपीएस का उपयोग खेत में कृषि उपकरणों के स्थान की पहचान करने के लिए किया जाता है। यह कृषि इनपुट प्रबंधन में परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी के क्षेत्र कार्यान्वयन के लिए आवश्यक सटीक पोजीशनिंग सिस्टम प्रदान करता है। इंटरनेट कुशल रिमोट सेंसिंग के आधारित यह प्रणाली जो है वो काम करती है। मतलब पहला हम किसका उपयोग करते हैं इसमें? तो जीपीएस का उपयोग करते हैं,
क्यों करते हैं भाई? तो लोकेशन पता करने के लिए करते हैं। इंटरनेट कुशल रिमोट सेंसिंग आधारित कृषि प्रबंधन के लिए प्रणाली के निर्माण को सक्षम बनाता है, जिसके लिए इसमें जीपीएस की आवश्यकता होती है। ग्रिड सैंपलिंग या खेत को छोटी इकाई 0.5 से 5 हेक्टेयर में विभाजित करने की एक तकनीक है। उन ग्रिड से मिट्टी के नमूनों का उपयोग फसल इनपुट के लिए उचित आवेदन दरों की गणना करने के लिए किया जाता है। जैसे एक बहुत बड़ा खेत है तो इसको हमने ग्रिड में बांट लिया। ग्रिड में बांटने का तात्पर्य क्या होता है? आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि परिशुद्ध कृषि आजकल चर्चा में क्या होता है, या परिशुद्ध कृषि पर आपसे पूछा जाएगा निबंध लिखिए। ग्रिड किसको कहा जाता है? इसी को ग्रिड कहा जाता है। हर छोटे टुकड़े की आवश्यकता अलग अलग हो सकती है। हर टुकड़े का हम नमूना लेंगे, नमूने की जांच करेंगे, उसके पश्चात पता चलेगा कि इसको किस चीज़ की आवश्यकता है, इसको किस चीज़ की आवश्यकता है, इसमें क्या डालना है, इसमें कितनी पानी की आवश्यकता है। यानी कि खेत को अलग अलग हिस्सों में बांट कर और उस अलग अलग हिस्से की नीड के हिसाब से उसको अलग अलग चीज़ें देना, ये भी इसमें की जाती है। इसलिए ग्रिड सैंपलिंग तकनीक का इसमें उपयोग किया जाता है। ग्रिड सैंपलिंग तकनीक किससे जुड़ा हुआ है? तो ये आपका परिशुद्ध कृषि से जुड़ा हुआ। अगला जो तकनीक का उपयोग करते हैं उसको कहा जाता है परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी। अब इसके द्वारा हम लोग कितना उर्वरक देना है, कितनी सिंचाई करनी है, कितनी जुताई करनी है, कीट नियंत्रण किस प्रकार से करना है, इन सभी चीज़ों को सटीकता के साथ नियंत्रित कर पाते हैं परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी के कारण से। उपज मॉनिटर भी रखते हैं। कटाई मशीनरी पर लगे फसल उपज वाले उपकरणों को उपज मॉनिटर कहा जाता है। जीपीएस डिवाइस से पोजीशनिंग डेटा के साथ साथ मॉनिटर से उपज डेटा रिकॉर्ड कर और सेव किया जाता है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि आपको ये लगेगा कि कृषि नहीं बल्कि साइंस फिक्शन मूवी है और स्पेस साइंस पढ़ रहे हैं क्या हम लोग। उपज डेटा का उपयोग करके जीआईएस सॉफ्टवेयर उपज मानचित्र बनाता है और डेटा लक्षित हस्तक्षेप की आवश्यकता संबंधित निर्णयों में मदद करता है। जैसे ये क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि हमने सबसे पहले क्या किया, हमने इसको ग्रिड में बांट लिया। ग्रिड में बांटने के बाद हमने हर एक का ग्लोबल पोजीशनिंग किया। अब हमने देखा कि भाई किस में कितना उपज हो रहा है। इसमें 5 किलो हो रहा है, इसमें 4 किलो हो रहा है, इसमें 6 किलो इस हिस्से में हो रहा है। उसके पश्चात हम इस डेटा का विश्लेषण करेंगे कि कहीं पर उपज ज़्यादा हुआ है तो क्यों हुआ है, कहीं पर उपज कम हुआ है एक ही खेत में तो क्यों कम हुआ है, सभी हिस्सों में एक समान क्यों नहीं है जबकि खेत तो एक ही है। इतना सटीक इसमें अध्ययन किया जाता है। रिमोट सेंसर का तात्पर्य होता है दूर से किसी चीज़ को डेटा वगैरह इकट्ठा करने के लिए रिमोट सेंसिंग का। रिमोट का मतलब ही होता है दूरस्थ। कृषि के संदर्भ में अर्थ है बिना किसी संपर्क में आए ऊपर से उपग्रह या कम उड़ान वाले ड्रोन फसलों को देखना, छवियों को रिकॉर्ड करना, प्रदर्शित करना। यह तकनीकी क्षेत्र की समस्याओं को अधिक प्रभावी ढंग से इंगित करने के लिए मानचित्र प्रदान करती है। रिमोट सेंसर को हवाई या उपग्रह सेंसर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ड्रोन के द्वारा हम खेत के ऊपर में क्या करेंगे, एक सेंसर को उड़ाएंगे और पूरे खेत का डेटा वो इकट्ठा करेगा। समीपस्थ सेंसर का उपयोग करके मिट्टी के मानदंड जैसे नाइट्रोजन सामग्री, पीएच इत्यादि, जैसे एनपीके 3 होता है ना, नाइट्रोजन, पोटेशियम और कौन सा हो, फॉस्फोरस। इन 3 की गणना हम मूल रूप से करते हैं एनपीके पर आधारित। इसके अलावा पीएच की गणना करते हैं। सूडो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, पीएच का फुल फॉर्म यही होता है। आप जो एसिडिक ही कोई चीज़ या बेसिक है कोई चीज़, क्षारीय है या अम्लीय है, वो पीएच स्केल पर जो गणते हैं। पीएच स्केल आज तक आपने रटा होगा, पीएच का मतलब नहीं पता होगा। सूडो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होता है, इसका मतलब हाइड्रोजन आयन के आधार पर ही दरअसल में सामान्य भाषा में समझे तो हम लोग कोई चीज़ कितना एसिडिक है और कोई चीज़ कितना क्षारीय है इसका निर्धारण करते हैं। तो पीएच के आधार पर हम उस खेत की मिट्टी को लेते हैं और देखते हैं कि भाई इसका पीएच कितना है। पीएच का मतलब क्या होगा, इस खेत की मिट्टी जो है वो अम्लीय तो नहीं है, अम्लीय है तो उसमें क्या मिलाने की आवश्यकता है और किस प्रकार के फसल का उपज अच्छा हो सकता है, और क्षारीय है तो उसमें क्या मिलाने की आवश्यकता है। ज़्यादा अम्लीय भी सही नहीं होता है, ज़्यादा क्षारीय भी सही नहीं होता है। उसके अलावा एनपीके का बैलेंस भी चेक करते हैं कि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आपका पोटेशियम जो है इसका क्या बैलेंस है, किस प्रकार से इसको हम मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए हम किस सेंसर का उपयोग करते हैं, तो समीपस्थ सेंसर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भी उपयोग किया जाता है ग्राफ, चार्ट वैसे बनाने के लिए। परिशुद्ध खेती के लाभ क्या है, कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है, फसल उत्पादक में रासायनिक उपयोग में कमी हो सकती है कि हम बैलेंस फॉर्मेट में क्या डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, मृदा क्षरण को रोक सकता है, जल संसाधनों का कुशल उपयोग हो सकता है, इतना सारा कुछ हो सकता है। ये देखिए इसका उदाहरण है, ये देखिए इसका उदाहरण है। सामान्य तौर पर ये विकसित देशों में किया जाता है। अब ज़रा मुझे एक चीज़ बताइए, इतना सारा तकनीक का उपयोग करके आप क्या कर रहे हो, कृषि कर रहे हो, यानी कि आपकी लागत ज़्यादा है।
तो पहला जो हम इसका क्रिटिसिज्म लिखेंगे उसमें क्या लिखेंगे कि लागत बहुत ज़्यादा है इसमें। दूसरा क्या लिखेंगे, हाई टेक्नोलॉजी का उपयोग है जो किसानों के लिए समझ पाना इतना कठिन होता है कि क्या ही बताएं, है ना। कृषि आय में सुधार हो सकता है, रोजगार सृजन हो सकता है, ये सब कुछ इसके लाभ हैं। चुनौतियां क्या क्या हो सकती हैं, तो उच्च लागत, पहला ही मैंने आपको बताया कि भाई हाई कॉस्ट है। वैसे ही कृषि फसलों के दाम जो हैं वो बिल्कुल कुछ नहीं मिलता किसानों को। आप जिस आलू को 40 रुपये किलो खरीदते हैं, किसानों को तो 15 रुपये किलो मिलता है प्राइस, उन पर उससे भी कम मिलता है। बाकी तो बिचौलिए के जेब में चला जाता है। तो 15 रुपये के लिए वो इतना सारा रॉकेट साइंस तो नहीं उपयोग करेगा खेत में, जो उसका ऑलरेडी लागत है वही उसको नहीं मिल रहा है। स्वामीनाथन आयोग का भी तो यही था ना कि अगर 100 रुपया लागत है तो आप उनको 150 रुपया फिक्स कर दो, बाकी किसानों को आपसे कुछ नहीं चाहिए। तभी तो लागत पर भी हम बात कर रहे हैं, तो उच्च लागत इसमें आ जाएगी, ये इसकी कमी है। तकनीकी विशेषज्ञता चाहिए भाई, इसके लिए तो समझ में आना चाहिए। कैपिटलाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा, कृषि में बड़ी बड़ी कंपनियां प्रवेश कर जाएंगी ये सब तकनीक को लेकर, जो किसानों का शोषण भी कर सकती हैं। छोटे भू स्वामित्व वाले खेतों के लिए बिल्कुल व्यवहार नहीं है, ये तो उनके लिए होगा जिन खेत पर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जो बड़े बड़े फार्म होते हैं उनके लिए हो गया। भारत में तो 90% ज़्यादा किसान जो हैं तो सीमांत किसान हैं। सीमांत का मतलब बहुत छोटे छोटे खेत हैं इनके पास में, तो वो क्या ये सब उपयोग करेंगे। इसके अलावा प्रथाओं के पीछे की तकनीकी चरमपंथी और ये सब चीज़ें जो हैं वो कृषि मशीनरियों पर हमला भी करते हैं। ये सब तो अलग उद्देश्य बताया गया है और इनको मत लिखिएगा, अपने देश में इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। डिजिटल कृषि मिशन 2021 से 2025 चलाया गया था। इस पहल का उद्देश्य इस क्षेत्र में समग्र प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए AI, ब्लॉकचेन और तकनीकियों को लेकर कई तरह की तकनीकों का लाभ उठाना था। वर्तमान में ICRI SAT अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान किसानों की बुआई की इष्टतम तिथि बताने के लिए एक ऐप बनाया है। AI बुआई ऐप विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रही है। AI बुआई ऐप मतलब ये क्या होगा भाई, बुआई करने के लिए मदद करेगा AI आधारित। जिस प्रकार से AI से आप फोटो बना सकते हैं, उसी प्रकार से AI ये भी तो बता सकता है भाई सारा डेटा कैलकुलेट करके कब और किस तारीख को हमें खेत में बुआई करनी चाहिए जिससे फसल का उत्पादन ज़्यादा हो। तो इस तरह का उपयोग करने से क्या हो जाएगा, परिशुद्ध कृषि को लाभ पहुंच सकता है। AI का उपयोग करके फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल बनाया गया है। मई 2018 में नीति आयोग ने किसानों को वास्तविक समय की सलाह प्रदान करने के लिए AI उपयोग करके फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने के लिए IBM के साथ में भागीदारी भी की थी, जिसके कारण से क्या हुआ था, किसानों को थोड़ी बहुत मदद मिलती है। दरअसल में पूर्वानुमान करने में हमें थोड़ी सी मदद मिल जाती है AI के कारण से कि भाई इस पर कीट का प्रकोप किस प्रकार का होगा या मौसम किस प्रकार का रहेगा, कौन सा फसल लगाएं, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। स्मार्ट खेती के लिए AI सेंसर भारत सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर भारत में छोटे किसानों को AI सेंसर का उपयोग करके अधिक फसल उपज, अधिक मूल्य नियंत्रण माध्यम से आय बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना शुरू कर दिया था। माइक्रोसॉफ्ट खेती में AI के लिए एक पारिस्थितिक तंत्र बनाने के लिए किसान, राज्य सरकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कृषि किसान मंत्रालय सहित कई हितधारक के साथ में जुड़े हुए हैं और माइक्रोसॉफ्ट काम भी कर रहा है इस चीज़ पर कि AI आधारित पूर्वानुमान के लिए हम एक तंत्र बना सकें, AI आधारित बुआई के पूर्वानुमान के लिए हम ऐप बना सकें। इस तरह की चीज़ें जब बन जाएंगी तो AI का कृषि में उपयोग आप देख सकते हैं। आपसे एक सवाल छोटा सा ये भी पूछा जा सकता है कि AI तकनीक का कृषि में क्या उपयोग किया जा सकता है, तो वहाँ पर इन चीज़ों का आप उदाहरण दे सकते हैं। परिशुद्ध खेती आपको पता होना चाहिए, क्या क्या उसके फैक्टर हैं, किस प्रकार से उसको किया जाता है, क्या उसके लाभ हैं, क्या उसमें लेकर चुनौतियाँ हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए था। मैंने आपको बता दिया है। भारत सरकार ने 6000 करोड़ रुपए अगले 5 वर्षों में खर्च करने के लिए योजना बनाई है। 6000 करोड़ अगले 5 वर्षों में। तो सवाल पूछा जाना आप मान सकते हैं कि यहाँ से सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्लानिंग है ये। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है DG यात्रा। देखिए DG यात्रा क्या है, एक छोटा सा ऐप बनाया गया था। अगर आप एयरपोर्ट पर जाएंगे, एयरपोर्ट पर एंट्री करते समय लाइन होती है, सिक्योरिटी चेक होता है और वहाँ पर एक लाइन आपको दिखेगा DG यात्रा का लाइन, DG यात्रा का लाइन दिखेगा आपको। और DG यात्रा ऐप अगर आप यूज़ करते हैं तो सामान्य तौर पर वो लाइन छोटी होती है। वहाँ पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम और बायोमेट्रिक सिस्टम के आधार पर कोई आपको चेक नहीं करेगा, आप अपने आप अंदर चले जाते रहेंगे। लेकिन आपका पहले से डेटा भारत सरकार के पास होगा, उसको पता होगा भारत सरकार के ऐप के माध्यम से कि आप कब यात्रा करने वाले हैं और सारा का सारा डेटा उसके पास में होता है। कंसर्न इसी को लेकर जाहिर किया गया
कि भाई इतना सारा जो आप डेटा इकट्ठा कर रहे हैं, फेस से जुड़ा हुआ, बायोमेट्रिक से जुड़ा हुआ, लोगों के ट्रांजैक्शन जुड़ा हुआ, टिकट से जुड़ा हुआ, ये प्राइवेसी को लेकर थोड़ा सा कंसर्न भी हो सकता है। क्या आप इस डेटा को डिलीट कर देंगे यात्रा करने के पश्चात? क्या आप डेटा को संग्रहित करेंगे? और अगर आप संग्रहित करेंगे यानी कि अगर स्टोर करेंगे तो आप कहाँ पर स्टोर करेंगे? देश में करेंगे कि विदेश में करेंगे? और अगर स्टोर कर रहे हैं तो किसके पास में होगा? सरकार के पास में होगा या किसी प्राइवेट कंपनी के पास में होगा? समझिएगा, कंसर्न को ज़रा समझेंगे तभी तो आपको समाधान भी करना होगा। सरकार के पास में होगा कि प्राइवेट कंपनी के पास में होगा? इसकी सिक्योरिटी कौन करेगा? क्या इस डेटा को बेचा तो नहीं जाएगा? क्या इस डेटा का उपयोग गलत तरीके से तो नहीं किया जाएगा? अगर ये डेटा लीक होता है तो किसकी जिम्मेदारी बनेगी? इतना सारा सवाल सरकार से पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जब आप सरकार जो आपसे फेशियल रिकॉग्निशन तक का डेटा इकट्ठा कर रही है तो उसकी जवाबदेही बनती है। इसी को लेकर डीजी यात्रा भी फिलहाल चर्चा में है। जरा हम लोग देखते हैं डीजी यात्रा क्या होता है। आपसे जिस कारण से चर्चा में है वो तो नहीं पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा पीटी में कि डीजी यात्रा ऐप क्या है, उसके बारे में ज़रा बताइए। मेंस में हो सकता है आपसे पूछे कि भाई डीजी यात्रा जैसी चीज़ें हैं ये हमारे प्राइवेसी को हनन के लिए बनाया गया है, आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो वहाँ पर आप बताएंगे कि हमारे लिए सुविधाजनक चीज़ों के लिए बनाया गया है, न कि प्राइवेसी हनन के लिए। सरकार का मोटिव सही है। अब आईटी है तो कुछ कंसर्न तो होगा ही, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो डेटा को लेकर कंसर्न तो हमेशा ही होता है। देखिए क्या है डीजी यात्रा, चेहरा पहचान प्रणाली फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों के संपर्क रहित निर्बाध यात्रा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए इस परियोजना का विचार किया गया था। इस परियोजना का मूल विचार यह था कि कोई भी यात्री बिना किसी कागज़ या बिना किसी संपर्क के विभिन्न चेक पॉइंट से गुजर सके। अगर आप अभी जाते हैं एयरपोर्ट पर तो आपको फ़ोन में बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है या तो आपको आईडी दिखाना पड़ता है। इसमें क्या था कि आप खुले हाथ जाएं, कुछ भी ना हो हाथ में, आप बढ़ते चले जाएं, मशीन अपना काम करता चला जाए और आप बिल्कुल सुरक्षित तरीके से बिना किसी टच के, बिना किसी पेपर के हवाई यात्रा कर सकें। उद्देश्य बहुत ही साफ और क्लियर था और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न समय के हिसाब से था। इसके लिए उसके चेहरे के फीचर्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिससे उसकी पहचान स्थापित होगी, जो सीधे उसके बोर्डिंग पास से जुड़ी होगी। बोर्डिंग पास आपने देखा होगा, एयर टिकट होता है, आप बोर्ड करते हैं हवाई जहाज़, बैठने से पहले आपको उसको दिखाना पड़ता है। यह एक विकेंद्रीकृत मोबाइल वॉलेट आधारित पहचान प्रबंधन प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है जो कि सस्ता भी है। डीजी यात्रा कार्यान्वयन गोपनीयता, डेटा सुरक्षा मुद्दों को भी संबोधित करता है। वही चीज़ है, मैंने बताया आपको, डेटा सुरक्षा से जुड़ी हुई कंसर्न भी है। हालांकि सरकार ने कई बार बोला है कि आपकी यात्रा सुरक्षित होगी, आपका डेटा भी सुरक्षित रहेगा। डीजी यात्रा फाउंडेशन, इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, कंपनी अधिनियम 2013, ये पीटी फैक्ट है, पूछा जाता है, 2019 में एक संयुक्त उद्यम कंपनी के तौर पर स्थापित किया गया। इस फाउंडेशन को डीजी यात्रा सेंट्रल इकोसिस्टम निर्मित करने के उद्देश्य से बनाया गया। डीजी यात्रा फाउंडेशन एक अखिल भारतीय इकाई और यात्री आईडी सत्यापन प्रक्रिया का संरक्षक भी होगा। इसके साथ साथ यह भारत विमानन हितधारकों के बीच आम सहमति विकसित करेगा, किस चीज़ को लेकर, तो यात्रा को लेकर। यह स्थानीय हवाई अड्डा प्रणाली का अनुपालन और दिशा निर्देश के मानदंड को भी परिभाषित करेगा। पहले चरण डीजी यात्रा को अगस्त 2022 से बनारस और बेंगलुरु के 2 हवाई अड्डों पर, अगले वर्ष मार्च तक पुणे, विजयवाड़ा, कोलकाता, दिल्ली, हैदराबाद के 5 हवाई अड्डों पर शुरू किया गया और आज के न्यूज़ के हिसाब से था 41 हवाई अड्डों तक पहुँच हो गई है डीजी यात्रा की। अगर आप हवाई यात्रा करने जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट पर तो वहाँ पर आपको दिखेगा। पिछली बार जब मैं गया था तो वहाँ पर अलग लाइन रहता है डीजी यात्रा का। तो ये शुरू कर दिया गया। अब देश के 41 हवाई अड्डों पर शुरू करने की इसकी योजना हो गई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उन हवाई अड्डों की पहचान करेगा जहाँ डीजी यात्रा को चरणबद्ध तरीके से लागू करना है। कौन करेगा? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसको पहचान करेगा। इसका उद्देश्य क्या होगा? तो यात्री अनुभव को बढ़ाना, सभी हवाई यात्रियों को सरल, आसान व अनुभव प्रदान करना। आपको पता ही है क्या होगा। तो भाई मैनुअली जितना चीज़ों को हमें इन्वॉल्व करना पड़ता है, कोई सिक्योरिटी पर्सन को एक एक करके सभी को चेक करना पड़ता है। सिक्योरिटी चेक अलग है, सामान का सिक्योरिटी चेक अलग है। ये आपके पर्सनल एंट्री करते समय आपके जो चेकिंग होती है उसके बारे में बातचीत हो रही है यहाँ पर, है ना। कम लागत में संचालन हो जाएगा और इससे मैनुअली चीज़ें जब कम होंगी, मशीन आधारित होंगी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं सुरक्षित भी होता है। कंसर्न क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। डेटा संबंधी कंसर्न है कि डेटा कहीं लीक ना कर जाए। इतना सेंसिटिव डेटा अगर आप किसी का इकट्ठा कर रहे हैं तो उसको सही जगहों पर और सही हाथों में होना भी ज़रूरी होता है। अगला टॉपिक देखिए क्या है, राष्ट्रपति मुर्मू जी से जुड़ा हुआ है। क्या है ये? देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट मुर्मू टू इनॉग्रेट 8th इंडिया वाटर वीक।
8वां भारत का जल सप्ताह, जिसको WW कहा जाता है, वाटर वीक कहा जाता है, इसको इनॉग्रेट किया है किसने? तो राष्ट्रपति महोदया जी ने। PIB से मैंने जो न्यूज़ उठाया है उसको पूरा डिटेल में समझाता हूँ। PIB से मैंने उठाया है, इसी न्यूज़ को उठाया, कल ही PIB के वेबसाइट पर आया है, जिसमें राष्ट्रपति जी ने जो जो इवेंट में हुआ है और कौन कौन सहयोगी भागीदार देश है, कहाँ पर हुआ है, ये सारा कुछ मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ओके, 66 BPSC जो हुआ था, 66 BPSC, उसमें ये सवाल पूछा भी गया था। 66 BPSC में ये सवाल पूछा गया था कि हाल ही में वाटर वीक कब से कब तक मनाया गया, तो डेट तक पूछ लिया गया था। आप देख सकते हैं 17 से 20 सितंबर तक मनाया जाएगा, वाटर वीक मनाया जाएगा। 8वां संस्करण है इसका, 8वां संस्करण है, ये भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति जी ने किया है, कहाँ पर किया है? तो भारत मंडपम जो है दिल्ली में बना हुआ, वहीं पर इनॉग्रेट किया गया है। भारत मंडपम में किया गया है, राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है। 8वां संस्करण है ये, 17 से 20 सितंबर के लिए मनाया गया है। BPSC में वीक पूछा था, डेट पूछ लिया था कि कब से कब तक जल सप्ताह मनाया गया है, हाल ही में किस मंथ में मनाया गया, ये भी पूछा गया था। इसलिए मैं आपको बोलूँगा ध्यान में रखिएगा इसको। देखिए क्या क्या हुआ है इसमें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत मंडपम नई दिल्ली में 17 सितंबर 2024 को 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगी, कर लिया है उन्होंने, आज ही मतलब करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 से 2024 नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और राज्य मंत्री श्री राजभूषण चौधरी गरिमामयी उपस्थिति में उन्होंने इसका उद्घाटन करेंगी, आज करेंगी। ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ये इंटरनेशनल कार्यक्रम होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। पहला PT फैक्ट हो गया आपका। 17 से 20 सितंबर 2024 तक दूसरा PT फैक्ट हो गया आपका। राष्ट्रपति जी ने किया, ये तीसरा PT फैक्ट हो गया आपका। भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया, ये चौथा PT फैक्ट हो गया आपका। ये सब PT फैक्ट में पूछे जाते हैं स्टेटमेंट बनाकर। इस कार्यक्रम विभिन्न देशों के जल संसाधन क्षेत्र के विशेषज्ञ सहित प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी सब शामिल होते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए सचिव जल शक्ति ने श्रीमती देवश्री मुखर्जी ने बताया कि 8वें भारत जल सप्ताह 2024 का विषय क्या होगा? समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग। थीम क्या है इस बार का? तो समावेशी जल विकास, प्रबंधन के लिए साझेदारी व सहयोग। समावेशी जल विकास और प्रबंधन के लिए साझेदारी और सहयोग, 3 बार मैंने रिपीट किया है, पूछेगा आपसे एग्जाम में। ये आपका अगला PT फैक्ट हो गया, ठीक है, अगला PT फैक्ट यही हो गया। उन्होंने कहा कि हमारा विषय अस्थायी जल प्रबंधन प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों और स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता होगी, जो एक बुनियादी सच्चाई को रेखांकित करती है। समावेशी का मतलब क्या है? कि सभी को समान रूप से जल की प्राप्ति तो हो, कम से कम जल, हवा तो ये तो प्रकृति की देन है, कम से कम ये तो सभी को प्राप्त हो फ्री में। हवा और जल पर भी टैक्स लगेगा क्या? ये तो सभी को प्राप्त होना ही चाहिए। साफ और सुरक्षित पेयजल। उन्होंने बताया कि भारत जल सप्ताह 2024 की अवधारणा जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक नई अवधारणा के रूप में की गई है, जिसका उद्देश्य नियमित और व्यवस्थित चर्चा शुरू करना, सेमिनार, प्रदर्शनी और कई सारे वाद विवाद और भाषण वगैरह वहाँ पर होंगे। 8वें भारत जल सप्ताह 2024 उपरोक्त सत्रों के अलावा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम और अध्ययन भ्रमण भी शामिल है, जो नेटवर्किंग, ज्ञान आदान प्रदान, नवाचार को प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त अवसर भी प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पारंपरिक समाधानों से परे सोचना है और ऐसे नवीन दृष्टिकोण की खोज करना है जो 21वीं सदी के जल प्रबंधन की जटिलताओं को संबोधित कर सके। जल से जुड़ा हुआ अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी सवाल, आइदर वो GS से पूछा जाए या आपसे निबंध लेखन में पूछा जाए, तो वहाँ पर इस चीज़ का उल्लेख ज़रूर करें, ठीक है, थीम का उल्लेख करें और ये भी बताएं कि क्या इस बार रखा गया है। 21वीं सदी में बताया ये गया था कि भाई अगला जो बड़ा वॉर होगा वो जल के लिए होगा, क्योंकि जल वो संसाधन है जो धीरे धीरे कम हो रहा है और जनसंख्या बढ़ रही है। जल की कमी तो नहीं हो रही है, जल का हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जल तो आज भी उतना ही है जितना 1000 साल पहले भी था पृथ्वी पर, लेकिन वो जल जो है वो हो सकता है खारा पानी बन गया हो या फिर गंदा पानी बन गया हो या फिर उसका विस्थापन हो गया हो कहीं से कहीं। तो ये ज़रूर है कि जल तो उतना ही है, उसकी मात्रा तो फिक्स है पृथ्वी पर, लेकिन उसका हो सकता है रूप परिवर्तित हो गया हो। अगर आप NCERT में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण क्या क्या होंगे? उद्घाटन सत्र होगा, मंत्री जी बैठेंगे, भाषण देंगे, वैश्विक जल नेताओं की बैठक, जहां जल क्षेत्र के वैश्विक विशेषज्ञ जल क्षेत्र के अपने व्यवहारिक और विचारों तक विचार साझा करेंगे। PIB का हिंदी जो होता है ना, वो संस्कृत को मात देता है।
विचारोत्तेजक। ठीक है भाई, बहुत अच्छे विचार रखेंगे अपने जल संरक्षण के बारे में। प्रमुख विषयगत क्षेत्रों को कवर करने वाला जल नेताओं का मंच, जहां सार्वजनिक, निजी और गैर सरकारी क्षेत्र विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। डेनमार्क, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि देश के साथ कंट्री फोरम, प्रैक्टिशनर्स फोरम, जहां सरकारी, निजी और गैर सरकारी विशेषज्ञ जल वगैरह भी शामिल होंगे। जल सम्मेलन, जहां विभिन्न विषयों पर शोध प्रस्तुत किए जाएंगे, यानी कि रिसर्च पेपर भी लाए जाएंगे यहाँ पर कि जल संरक्षण को लेकर क्या क्या किया जा सकता है। स्टार्टअप फोरम, जहां स्टार्टअप को जल क्षेत्र पर विचार को प्रस्तुत करने का भी अवसर मिलेगा। अब जल से जुड़ा हुआ अगर कोई स्टार्टअप होगा जो वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रही होगी तो उनको भी हम आगे लाएंगे। प्रदर्शनी 4800 वर्ग मीटर में फैली हुई है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और कई सारे देशों के प्रौद्योगिकी जो है उसको प्रदर्शित किया जाएगा। समापन सत्र IWW इंडिया वाटर वीक 2024 की प्रमुख अंतर्देशीय परिणामों पर विचार करेगा और 5000 से अधिक प्रतिनिधि इसमें भाग लेंगे। आयोजन भागीदार कौन कौन है, तो कई सारे मंत्रालय हैं जो मिलकर काम कर रहे हैं और ये मनाया जा रहा है कहाँ पर, तो दिल्ली में मनाया जा रहा है। IWW 2024 ने जल क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल कुछ महत्वपूर्ण संगठनों को भी आमंत्रित किया है, जिनके नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इंडिया वाटर वीक जो है ये 17 से कब तक, 17 से कब तक, 17 से देखिए यहाँ पर लिखा हुआ था 20 सितंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। दिल्ली में भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति जी ने इनॉग्रेट किया है। थीम क्या है आपको बता दिया है, थीम अलग से लिख कर रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, अगला न्यूज़ है, आपको पता होगा कल मैंने आपको समझाया था कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जो है रिज़ाइन कर रहे हैं और उन्होंने मांग किया है कि अर्ली इलेक्शन हो जाए। तो क्या ये मांग जो है उनका, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए क्या बाध्यकारी होगा, क्या मानना ही होगा? क्या संविधान में इस तरह का प्रावधान है कि मुख्यमंत्री जब चाहे तब असेंबली रिजॉल्व करके और बोले कि भाई इलेक्शन करवा लो? क्या इस तरह का है? तो ज़रा उसी को हम लोग समझेंगे। इसमें आर्टिकल है संविधान को जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ज़्यादा पर हम लोग नहीं जाएंगे, बस ध्यान से सुनेंगे। देखिए क्या है, मैंने आपको कल समझाया था कि दिल्ली का जो बनाया गया है वो 1991 में संशोधन के द्वारा, 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली असेंबली को क्रिएट किया गया था, ये पता चल गया आपको। और एनसीटी दिल्ली बनाया गया था, एनसीटी दिल्ली बनाया गया था जिसमें असेंबली के साथ में यूटी है एक। ओके, अब देखिए यहाँ पर आर्टिकल बताया गया है, आर्टिकल 174 2B 174 2B, ये आर्टिकल याद में रखना है। क्यों याद में रखना है भाई? इसके तहत जो चीफ मिनिस्टर हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर मे फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजॉल्व द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब कि गवर्नर जो हैं, चीफ मिनिस्टर गलती से मैंने यूज़ किया, गवर्नर जो हैं वो डिजॉल्व कर सकते हैं असेंबली को। और वो क्या कर सकते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप इलेक्शन कंडक्ट करवा दीजिए। यहाँ पर क्या हो गया है, तो असेंबली डिजॉल्व हो गया है। इस तरह का केस देखने को 2018 में मिला था, जहाँ पर वहाँ के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जी ने अपना असेंबली जो है, उन्होंने बोला था कि मैं अपना इस्तीफ़ा दे रहा हूं और असेंबली ख़त्म करो। उन्होंने गवर्नर साहब को बोला कि आप असेंबली को डिजॉल्व करके और आप इलेक्शन यहां पर कीजिए, और गवर्नर ने उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था। ध्यान दीजिएगा, यहीं पर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया था। अब दिल्ली में तो कोई गवर्नर है नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं और राष्ट्रपति महोदया होती हैं। यहाँ के प्रमुख शासिका कौन है, तो राष्ट्रपति जी हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है कि अब इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जाए कि दिल्ली में भी इलेक्शन करवाना है कि नहीं करवाना है। ये संपूर्णतया किसके हाथों में है बंधुओं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में है कि वो इसको एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक यूटी है और फिर वो आगे रिक्वेस्ट बढ़ाएगी किसको, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, कि आप यहाँ पर इलेक्शन करवा सकते हैं क्योंकि यहाँ की असेंबली जो है वो डिजॉल्व हो गई है। ये है पूरा केस। 174 2B को जरूर ध्यान रखिएगा। और के चंद्रशेखर राव का केस 2018 का है, जिसको आपको ध्यान में रखना। असेंबली को डिजॉल्व करने का जो कौन देता है ये, तो ये भी रिकमेंडेशन कौन देता है, तो भाई चीफ मिनिस्टर देता है। क्योंकि राज्य के जो गवर्नर होते हैं वो चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में जो मंत्रिपरिषद होता है उसकी सलाह से काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है। आपको मैंने 2023 का संशोधन एक्ट भी समझाया, कल मैंने समझाया डिटेल में। यहाँ पर वो बाध्य नहीं है मानने के लिए। और के चंद्रशेखर राव का तो एक्सेप्ट कर लिया गया था, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है वो देखने को हम देख ही सकते हैं क्या कंडीशन है।
तो चलिए यही था आज का 174(2)B को ध्यान में रखिएगा। दिल्ली का मामला जो भी होगा समझेंगे। खैर केजरीवाल जी ने इस्तीफा भले ही आज दे देंगे, लेकिन उनके हाथ में नहीं है दिल्ली में इलेक्शन करवाना, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इलेक्शन कमीशन बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इलेक्शन करवा ले। ऐसा नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जब तक उनको नहीं, क्यों? क्योंकि ये यूटी है। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पर इलेक्शन करवाती है, नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हाँ ये राज्य में असेंबली डिसॉल्व हो गया है, अब आप अपने हिसाब से इलेक्शन करवा सकते हैं। इलेक्शन का डेट और समय डिसाइड करने का संपूर्ण अधिकार इलेक्शन कमीशन को ही है। वो चाहे तो दिसंबर में करवाए, वो चाहे तो सितंबर में करवा ले, वो चाहे तो अगले साल फरवरी में करवाए। संपूर्ण रूप से किसके पास है शक्तियाँ? इलेक्शन कमीशन के पास है। लेकिन गवर्नर को ये बोलना पड़ेगा, गवर्नर यहाँ का यानी कि राष्ट्रपति महोदय के थ्रू बोलना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप डिसॉल्व हो गया असेंबली, आप यहाँ पर इलेक्शन करवा सकते हैं। ये प्रावधान किसके द्वारा किया गया है? आर्टिकल 174(2)B के द्वारा किया गया है। इसको ध्यान में रखिएगा इस आर्टिकल को। और आज का डिस्कशन यहीं पर एंड होता है। थैंक यू सो मच आप सभी का।